नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की एक विशेष अध्ययन श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास की ये श्रृंखला हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र के नाम से चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने भारतीय इतिहास को एक नवीन मोड़ दिया। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में इतिहासकार जीबी मालेसन ने लिखा है कि विश्व इतिहास में किसी भी युद्ध के इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम नहीं हुए जितने कि इस युद्ध के। विद्यार्थियों, जीबी मालेसन ने कहा कि यह युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन विश्व मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन पूर्वी समस्या के समाधान में एक विशेष भूमिका निभाने लगा। ये वो युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों में एक गौरव की भावना का संचार हुआ, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, एक अभिमान की भावना जागृत हुई और एक ऐसा ग्रेट ब्रिटेन जिसका तना अटलांटिक महासागर में था और जिसकी एक शाखा हिंदुस्तान में थी। विद्यार्थियों, ये कोई और युद्ध नहीं था बल्कि ये युद्ध था 1757 का प्लासी का महत्वपूर्ण युद्ध। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक प्रकार से नवीन पंख प्रदान कर दिए और यदि ये युद्ध नहीं होता और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पादन और संसाधनों का जो प्रवाह भारत से इंग्लैंड की तरफ हुआ, यदि वो नहीं होता तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं होती। यदि युद्ध नहीं होता तो लंकाशायर, वॉरिकशायर और मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलों को चलाना मुश्किल काम हो जाता और जेम्स वॉट भले ही अपने बाप के सैकड़ों इंजन लगा लेता लेकिन फिर भी इन सूती वस्त्र मिलों का संचालन नहीं हो पाता, क्योंकि प्लासी का युद्ध केवल युद्ध नहीं था बल्कि प्लासी विद्यार्थियों एक ऐसा बंधन था, एक ऐसा जुआ था जिससे मुक्ति के लिए केवल 100 वर्ष बाद 1857 में एक प्रयत्न किया गया और उसके बाद 1947 तक गुलामी का ये जुआ हमारे गले के अंदर पड़ा रहा। इसकी शुरुआत थी प्लासी। यदि बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, युद्ध नीति और युद्ध विद्या के हिसाब से देखा जाए तो प्लासी ब्रिटिश शौर्य या ब्रिटिश रणनीति की विजय नहीं थी बल्कि यह विजय थी ब्रिटिश कूटनीति की। तो निश्चित तौर पे विद्यार्थियों, आप ये जानना चाहेंगे कि ये प्लासी क्या था और किस प्रकार से प्लासी के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। प्लासी विद्यार्थियों ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की उस सोच का परिणाम था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा 17वीं सदी और 18वीं सदी में कि हमें यदि इस देश में व्यापार करना है, यदि हमें इस देश के अंदर व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार हासिल करना है और यदि हमें इस देश में व्यापार के क्षेत्र में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को चुनौती देकर उन्हें रास्ते से पूरी तरीके से हटाना है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम राजनीतिक शक्ति हासिल करें, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम सैनिक शक्ति हासिल करें। और विद्यार्थियों, कंपनी इसी दिशा में काम करती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापारियों का जो समूह पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बना था और जिसके लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनको व्यापार की स्वीकृति दी थी। तो यह व्यापार की स्वीकृति मूल रूप से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए थी और यह ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार देता था ब्रिटेन की तरफ से। कहने का मतलब है कि अन्य कोई भी व्यापारिक कंपनी को ब्रिटिश सरकार अनुमति नहीं देगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार का ये नियम, ये चार्टर अन्य यूरोपीय कंपनियों पर लागू नहीं होता था, फ्रांसीसी कंपनियों पर लागू नहीं होता था और डच कंपनियों के ऊपर लागू नहीं होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि किसी न किसी प्रकार से इन प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाया जाए और ये तभी संभव है जबकि हम यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में अपना नियंत्रण कायम करें। बंगाल में यदि ब्रिटिश कंपनी की बात की जाती है, जिसके संदर्भ में हम प्लासी का अध्ययन कर रहे हैं, प्लासी के युद्ध को हम जिसके संदर्भ में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, 1651 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने, जो कि शाहजहाँ का बेटा था और औरंगजेब का भाई था, उसने 3000 रुपये के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का एक अधिकार दिया।
उसी साल राज परिवार की एक स्त्री के बीमार होने पर अंग्रेजी डॉक्टर बोल्टन के द्वारा उसका इलाज किया गया और इस इलाज से प्रसन्न होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापार की सुविधाएं और दी गई। 1698 के आसपास बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीमुस शान ने कंपनी को गोविंदपुर, सूतानटी और कोलिकाता के इलाके 1200 रुपये के बदले में दिए और बाद में इन्हीं इलाकों पर कंपनी ने सेंट फोर्ट विलियम नाम का कलकत्ता का फोर्ट कायम किया, जो बाद में अलीनगर के नाम से भी जाना गया। सिराजुद्दौला के समय उसको अलीनगर का नाम दिया। बंगाल उस वक्त व्यापारिक आकर्षण का केंद्र था। बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का बिंदु था और कहा जाता है कि बंगाल का सूती वस्त्र उत्पादन दुनिया के हर क्षेत्र में फैल चुका था और विशेष रूप से इंग्लैंड के अंदर भारत के और बंगाल के बने हुए सूती वस्त्र की मांग थी और ये मांग इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य लॉर्ड डिफो ने एक बार ये कहा था कि मैं अपने घर में जाता हूँ तो मुझे जगह जगह पर भारतीय सूती वस्त्र ही दिखता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के खुद के सूती वस्त्र उद्योग को बचाए रखने के लिए और ब्रिटेन के कल कारखानों में तैयार हुए सूती वस्त्र के हिंदुस्तान में खपत करने के उद्देश्य से यह जरूरी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किसी न किसी प्रकार से अपना व्यापारिक एकाधिपत्य कायम करे। बंगाल आर्थिक संपदा का बहुत बड़ा केंद्र था और यही कारण है कि हम इसका उदाहरण देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जो औरंगजेब के अंतिम समय में हमें देखने को मिल रहा है, औरंगजेब को यदि अगर रेवेन्यू की कैसे उम्मीद थी तो वो केवल और केवल बंगाल से थी और बंगाल का तत्कालीन सूबेदार मुर्शीद अली खान 1 करोड़ रुपया सालाना मुगल साम्राज्य को कर के रूप में भेजा करता था। तो बंगाल एक ऐसा समृद्ध और उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में अव्वल, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अव्वल और भुगतान संतुलन व्यापार में बंगाल के पक्ष में, तो ये इस प्रकार की स्थिति थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आकर्षित की जा रही थी। और चूंकि मैंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य ये था कि प्रतिद्वंदी व्यापारिक कंपनियों को रास्ते से हटाए और इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने किलों के चारों तरफ, सेंट फोर्ट विलियम के किले के चारों तरफ, जो कलकत्ता का किला था उसके चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी कर दी फ्रांसीसी हमलों से बचने के लिए। जब बंगाल के तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खान को इस बात का पता चला तो उसको बड़ी शंका पैदा हुई, क्योंकि उसको लोगों ने ये कहा कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हावी होने का मौका दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में वही कर सकती है जो कि कर्नाटक युद्धों में कंपनी ने किया था, तो बंगाल की सत्ता भी नवाब के हाथ से जा सकती है। तो नवाब अलीवर्दी खान ने इन व्यापारिक कंपनियों को, फ्रांसीसी कंपनियों को और अंग्रेजी कंपनियों को यह कहा कि आप लोग व्यापारी है, आप लोग व्यापार कीजिए, आपको किलेबंदी की कहाँ जरूरत है, आपको तोपें लगाने की, बंदूकें लगाने की कहाँ जरूरत है, आपको सुरक्षा मैं दूंगा। अलीवर्दी खान का इन यूरोपीय कंपनियों के बारे में कुछ और भी विचार था। उसका ये कहना था कि ये यूरोपीय कंपनियां शहद देने वाली मधुमक्खी की तरह है और यदि इनको छेड़ा गया तो ये काट के लाल भी कर सकती है। अलीवर्दी खान के बाद में सत्ता 1756 के आसपास सिराजुद्दौला के हाथ में आती है। सिराजुद्दौला के समय तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले काफ़ी बढ़ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रथा के मुताबिक, जब भी नया नवाब बनता है तो प्रथा के मुताबिक नजराना भेजा जाता है, जैसा फ्रांसीसी कंपनी ने भेजा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी प्रकार का नजराना नवाब सिराजुद्दौला को नहीं भेजा। इसके अलावा कंपनी सिराज के दुश्मनों को संरक्षण दे रही थी। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग नवाब सिराजुद्दौला का शत्रु था। नवाब की खुद की मौसी घसीटी बेगम, उसकी भी नवाब से नहीं बनती थी। इसके अलावा राय दुर्लभ और जगत सेठ और बहुत प्रकार के इस प्रकार के लोग थे जो नवाब से शत्रुता मोल रखे हुए थे, लेकिन उनको कंपनी ने अपने यहाँ पर शरण दी। नवाब के समझाने के बावजूद भी जब कंपनी नहीं मानी तो नवाब सिराजुद्दौला ने नाराज होकर
कलकत्ता पर, कासिम बाजार पर हमला कर दिया। और कलकत्ता में उस वक्त ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे और नवाब की बड़ी सेना का वे मुकाबला नहीं कर पाए और वे वहाँ से भाग खड़े हुए। ड्रेक और कई अन्य लोग वहाँ से भागकर फाल्टा टापू में उन्होंने शरण ले ली। उसी वक्त वहाँ पर एक अप्रिय घटना घटी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर नवाब का नियंत्रण नहीं था और ये काम नवाब का नहीं था बल्कि नवाब के नीचे के अधिकारियों का था। हुआ ये कि एक छोटी सी कोठरी जो 18 फुट लंबी थी और लगभग 14 फुट 10 इंच चौड़ी थी, उसके अंदर 146 अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों को, गर्मी का टाइम था, जून का महीना था, उसमें कैद कर दिया गया। और अगले दिन जब उनको निकाला 20 या 21 जून को, तो उसमें से केवल 23 ही जीवित बचे थे। तो ये घटना कालकोठरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है, इसको ब्लैक होल कांड भी कहा जाता है। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है, इस पूरी जानकारी देने का मुख्य सूत्रधार था हॉलवेल, जो उस वक्त वही था, जेड हॉलवेल। और हॉलवेल को शायद गार्ड्स की कोठी में बंद किया था, रक्षकों की, वो उसमें नहीं था। और दूसरा इसका उल्लेख, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हॉलवेल के अलावा इसका विवरण नहीं मिल रहा। इवन तत्कालीन समकालीन हिस्टोरियन गुलाम हुसैन अपने ग्रंथ सियारुल मुतवारखीन में भी इस घटना का उल्लेख नहीं करता है। दूसरा ये है कि अगर ठूस ठूस कर भी इतने क्षेत्रफल में, जो 18 बाई 14 फुट 10 इंच का जो एरिया था, उसके अंदर ठूस ठूस कर भी भरा जाए तो भी इतने लोगों को भरना आसान नहीं था। इसलिए इस घटना की सत्यता के ऊपर संदेह होता है। और साथ ही साथ यदि माना कि ये घटना हुई भी है तो इस घटना पर नवाब का नियंत्रण नहीं था, ये काम किसी निम्न स्तर के, नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया। हाँ, नवाब की जिम्मेदारी इतनी जरूर थी कि उसने इस बारे में दोषी लोगों को दंडित नहीं किया और न ही उससे जीवित लोगों के प्रति कोई विशेष दया दिखाई हो या विशेष सहानुभूति दिखाई हो। चाहे जो भी हो, जब इस घटना की खबर जब मद्रास पहुंची तो मद्रास काउंसिल ने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को एक विशेष सेना देकर तुरंत रवाना किया। विद्यार्थियों, ये विशेष सेना फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए तैयार की गई थी, इसलिए क्लाइव को यह कहा गया कि तुम्हें तुरंत अपना काम खत्म करके वापस आना है। तो क्लाइव अपनी सेना और अपना बेड़ा लेकर पहुंचा। वे सभी लोग फाल्टा टापू पर इकट्ठे हुए जहाँ पर बाकी बचे हुए अंग्रेज थे और वहाँ से बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। और एक अंग्रेज टुकड़ी जिसको मेजर आयरकुटी लीड कर रहे थे, उस टुकड़ी के साथ ब्रिटिश सैनिक भेजे गए और इस टुकड़ी ने कलकत्ता को घेर लिया। उस वक्त कलकत्ता का जो जिम्मा था वो माणिकचंद के पास था। माणिकचंद ने 5,000 रुपये घूस लेकर कलकत्ता वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। अब नवाब की फौजें और ब्रिटिश फौजें आमने सामने हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन क्लाइव की दूरदर्शिता का नमूना कहीं या नवाब के प्रति जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और जो लोग इस माहौल कायम कर रहे हैं, चाहे उनके षड्यंत्रों का परिणाम कहें, कंपनी और नवाब के बीच में एक ऐसी संधि हो रही है जिसमें नवाब का पक्ष भारी होने के बावजूद नवाब को कंपनी की बहुत सारी बातें माननी पड़ रही है। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को यह कहा कि हम आपको युद्ध का हर्जाना देंगे। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को यह कहा कि आपकी पुरानी व्यापारिक सुविधाएं बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को सिक्के डालने की भी अनुमति दे दी। तो यह अलीनगर की संधि थी विद्यार्थियों। लेकिन अलीनगर की संधि भले ही नवाब सिराजुद्दौला के लिए संधि हो सकती है, लेकिन यह अंग्रेजों के लिए संधि नहीं थी। धूर्त अंग्रेजों के लिए संधि का मतलब था कि आगामी युद्ध की तैयारी के लिए समय, और क्लाइव खुद इस बात को जानता था। इसलिए क्लाइव ने अब मद्रास लौटने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पूरा एक षड्यंत्र का वातावरण तैयार किया। उसने ये महसूस किया कि बंगाल में राजनीतिक अधिकार चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र में मोनोपोली चाहिए, तो हमें प्रतिद्वंदी कंपनियों को हटाना पड़ेगा और इसके लिए राजनीतिक अधिकार जरूरी है।
उसने तुरंत एक काम ये किया कि चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया। तो चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करने का परिणाम विद्यार्थियों ये हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला नाराज हो गया और कंपनी के खिलाफ माहौल बनने लगा युद्ध का। क्लाइव ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और एक बाकायदा पूरा षड्यंत्र तैयार बनाया गया, जिसमें मीर जाफर को यह कहा गया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर के साथ राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीरचंद सेठ, ये कई प्रकार के बंगाल के साहूकार शामिल हुए। मीर जाफर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वह खुद नवाब बनना चाहता था और बंगाल के साहूकारों को, सेठों को, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीरचंद, इन सब के पास पैसा काफ़ी था और इनको ये लगा कि नवाब सिराजुद्दौला उनसे उनका पैसा हड़प नहीं लेगा। तो अगर नवाब सिराजुद्दौला उनका पैसा हड़प लेगा तो उनका आर्थिक वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी दशा में अपने आर्थिक वजूद को सुरक्षित करने के लिए इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाना स्वीकार किया। और विद्यार्थियों, जैसा कि इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने कहा है कि प्लासी की लड़ाई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक सौदा था जिसके माध्यम से मीर जाफर ने और बंगाल के अमीर और धनी सेठों, जगत सेठ जैसे लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी के हाथ बेच डाला। तो संधि की सारी शर्तें तय हुई और इसके बाद एक ब्रिटिश सेना मार्च करके प्लासी के मैदान की तरफ पहुंची। प्लासी मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित है। और विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्लासी के दूरगामी परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन प्लासी ब्रिटिश रणकौशल की, ब्रिटिश वीरता की जीत नहीं थी। यदि हम सैनिकों की संख्या की बात करें तो क्लाइव की तरफ से 950 यूरोपियन पैदल सैनिक, इन्फेंट्री के सैनिक थे, 100 तोपची थे, आर्टिलरी के सैनिक थे, 50 सेलर्स थे, नाविक थे और इसके अलावा 2100 भारतीय थे क्लाइव की तरफ से। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। लेकिन विद्यार्थियों, 50,000 की फौज का कमांडर मीर जाफर था, जो ऑलरेडी गद्दार था। तो सिराज की सेना में वफादार लोग यदि कोई थे तो मीर मदान था और मोहनलाल था। और जैसे युद्ध चालू हुआ तो मीर मदान के नेतृत्व में एक अग्रगामी सैनिक दस्ते ने आगे बढ़कर ब्रिटिश फौजों पर हमला किया और क्लाइव को पीछे हटना पड़ा और वो पेड़ों के पीछे छुप गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक गोली ने मीर मदान का अंत कर दिया और सिराज की सेनाओं में भगदड़ी मच गई। तो ऐसी स्थिति में मीर जाफर ने अपना दाव चला और उसने सिराज को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं युद्ध संभालता हूँ। तो सिराज ने जैसे युद्ध भूमि से पलायन किया, वैसे तुरंत युद्ध खत्म हो गया और मीर जाफर क्लाइव से जाकर मिला। क्लाइव ने उसको बधाई दी और इसके बाद में मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुँचा। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। 2,34,000 रुपये क्लाइव को दिए गए रिश्वत के तौर पे। 50 लाख रुपया कंपनी के सैनिकों और नाविकों को दिया गया और इसके अलावा 8 लाख रुपया चांदी के सिक्कों की लूट के रूप में कंपनी को और मिला, जिसको 100 से ज़्यादा नावों के माध्यम से कलकत्ता पहुंचाया गया। तो विद्यार्थियों, ये प्लासी की जंग थी जिसने कि एक प्रकार से भारत से आर्थिक संसाधनों का प्रवाह इंग्लैंड की तरफ चालू कर दिया और उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जिसके बारे में जॉन सुलिवान ने यह कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक स्पंज की भांति काम करता है, जो गंगा किनारे की उपजाऊ वस्तुओं को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। तो विद्यार्थियों, प्लासी केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक शोषण तंत्र की प्रक्रिया की शुरुआत थी। हिंदुस्तान की आर्थिक गुलामी का, हिंदुस्तान की राजनीतिक गुलामी का अध्याय प्लासी से शुरू होता है और इसके बाद के आगे के पन्ने इसी गुलामी की गाथाओं से भरे हुए हैं। तो आगे के चरण में विद्यार्थियों में आपसे बात करूंगा मीर जाफर के नवाब बनने के बाद बंगाल और किस प्रकार से वे परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण एक बार बक्सर का युद्ध लड़ा गया और द्वैध शासन प्रणाली की बंगाल में स्थापना हुई। जय हिंद, जय भारत।